नैनीताल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों ने ली पद की शपथ। राज्यपाल की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने दिलाई शपथ। G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को प्रदेश के 13 जनपदों की झांकियां। एयरपोर्ट की दीवारों पर आएंगी नजर। दीवारों पर 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की थीम पर पेंटिंग। वन विभाग ने स्वयं अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में कार्रवाई की दी चेतावनी। अवैध धर्म स्थलों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने को कहा। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायत पर सरकार सख्त। ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश। निजी स्कूलों की मनमानी पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम को भेजा पत्र। और उत्तराखंड में रोजाना कोरोना संक्रमण के लगभग 100 मामले आ रहे हैं सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 301। संक्रमण की दर 10% से अधिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड से है। आपको बता दें, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज चीफ जस्टिस द्वारा कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, साथ ही रजिस्ट्रार जनरल सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2 अधिवक्ताओं और एक अन्य अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के आदेश जारी किए। केंद्र सरकार के विशेष सचिव राजेंद्र कश्यप की ओर से जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित, विवेक भारती को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 3 नए न्यायाधीशों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई। अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षर भारत की राष्ट्रपति। आई रिक्वेस्ट श्री पंकज पुरोहित टू मेक नैनीताल का न्यायाधीश नियुक्त। ये आपकी बात सही है। सबसे सर्वप्रथम तो मैं ऐसा है कि अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री विपिन सांघी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयासों से और हमारे बार के सदस्यों और बार के अथक प्रयासों से के बाद आज हमें 3 जजेस मिले हैं, जिससे जो है कि वादकारियों को सबसे बड़ी सुविधा जो है उसमें वादकारियों को होने जा रही है। आने वाले समय में जो भी अब काम जो पहले कम जजेस होने की वजह से रुक गया था, अब उसमें थोड़ी गतिशीलता आएगी। बात अगली खबर की। रुड़की सलमान कॉलोनी के निवासी सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि माता के देहांत के बाद पिता ने सहारनपुर की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। पिता सौतेली माता के साथ सहारनपुर में रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि पिता की देखभाल और अन्य जिम्मेदारी को लेकर सौतेली मां को 45 लाख रुपए भी दे चुका हूं और प्रत्येक महीने खर्च ऑनलाइन के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन सौतेली मां षड्यंत्र कर जबरन संपत्ति कब्जाना चाहती है। पीड़ित का आरोप है कि सौतेली मां दबंग लोगों के साथ मिलकर मानसिक उत्पीड़न कर रही है और कुछ दिन पहले रुड़की आवास पर जबरन कब्जा करने का प्रयास भी किया था। प्रकरण में पीड़ित ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस को भी अवगत कराया। साथ ही घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने रखे। पीड़ित सादिक ने सौतेली मां और अन्य साथियों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। एक महिला उज़मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊं। और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है, पूर्ण रूप से उसका बैनामा, दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ। और वो 19 तारीख को अपने कुछ
साथियों के साथ मेरे घर पे आई और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने की एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की, कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको, और 20,000 रुपए महीना भी मैं दे रहा हूं अपने पिताजी का खर्च के लिए। जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खबर चमोली से है, जहां पर चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं चमोली के सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा का कहना है कि चार धाम यात्रा में किसी भी यात्री को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दवाई के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अटल कैट प्लान योजना चल रही है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में। उसमें एक कीवी उत्पादन के लिए एक एक्सपोजर विजिट अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 24 तारीख से 28 तारीख तक आज समापन हुआ है और लाभार्थियों को सोलन में भेजा गया। वहाँ पे जो कृषि विकास केंद्र है वहाँ पर भेजा गया और वहाँ के जो कृषक हैं जो ऑलरेडी इसको उगा रहे हैं और जो वहाँ पे वैज्ञानिक हैं उनसे इनका परस्पर संवाद हुआ और वहाँ से लगभग 400 पौधे जो है वहाँ से लेके आए हैं। और चूँकि वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में समानता है तो हम लोग इनको कृषकों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये अपने खेतों में लगाएं और ये आगे आने वाले समय के लिए कीवी उत्पादन जो है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना रहेगी। बाद अगली खबर की, ड्रग विभाग की टीम ने आपको बता दें मंगलौर में स्थित दवाई की एक फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। फैक्ट्री में दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अब कंपनी का रैपर लगाया जा रहा है। ड्रग्स विभाग की अधिकारी अनीता भारती ने निरीक्षण के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इस दौरान फैक्ट्री में दवाइयां और कई दवाइयों के रैपर भी खुले में पड़े हुए थे। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवाई फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। दवाइयों की फैक्ट्री में बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही। पहले भी भगवानपुर की एक दवाई फैक्ट्री में डेट बदलकर बाजार में दवाइयां बेची जा रही थी। कारीगर तो अच्छा हूँ मैं, कारीगर तो अच्छा हूँ। कारीगर तो अच्छा हूँ मैं, कारीगर तो अच्छा हूँ। कारीगर तो अच्छा हूँ मैं, कारीगर तो अच्छा हूँ। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेवल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने राजस्व टीम के साथ क्षेत्र के खनिज भंडारण स्टॉक पर छापेमारी की है। इस दौरान खनिज से भरी सामग्री और उनके स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया तो स्टॉक से ज्यादा सामग्री रखी मिली।
टीम ने कार्रवाई करते हुए इन स्टॉक को सीज कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा वाणगंगा में गंगा नदी से अवैध खनन किया जाता है और इस खनिज सामग्री को चोरी छिपे खनिज भंडारण के स्टॉक पर बेचा जाता है। स्टॉक से यह सामग्री बिल जारी किए बिना आगे बेची जा रही है। इस पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने खनन निरीक्षक मनीष कुमार व राजस्व उप निरीक्षक ललित कुमार व राजस्व टीम के साथ भंडारण पट्टों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्टॉक के रजिस्टर का वहां मौजूद खनिज सामग्री के साथ मिलान किया गया, तो टीम को भिक्कमपुर जीतपुर स्थित मां दुर्गा ट्रेडर्स, कंचन भट्ट कॉन्ट्रैक्टर व रामपुर राय घाटी स्थित मैसर्स राकेश सोनी, आपको बता दें राकेश सैनी कंडक्टर पर स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा खनिज सामग्री मौजूद मिली। इस पर टीम ने इन तीनों पट्टों को सील कर दिया है। मैं अवैध खनन की बार बार शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के पूर्व में 7 स्टॉक को सीज किया गया था और पुनः कल 3 स्टॉक को और सीज किया गया है और इस प्रकार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार से कोई व्यक्ति अवैध खनन करता है बिना किसी सक्षम अनुमति के तो कार्रवाई की जाए। बात अगली खबर की। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऋषिकेश यात्रा ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की गई। स्वास्थ्य कैंप में 15 डॉक्टरों और 8 फार्मासिस्टों की टीम तैनात की गई है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने सीएमओ डॉक्टर संजय यात्रा स्वास्थ्य चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। बीपी, शुगर और हार्ट अटैक संबंधित, आपको बता दें हार्ट से संबंधित जांचें की जा रही हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए ओपीडी के साथ आईपीडी और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई। वहीं गंभीर मरीजों के लिए हायर सेंटर रेफर करने की भी व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा ऋषिकेश में यात्रियों के लिए जैसे आपको मालूम है इस बार टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने हमको ये 3 रूम्स का हॉस्पिटल बना के दिया है जिसमें 5 बेड भी हैं, तो उसको हमने सुचारू कर दिया, चालू कर दिया। सारे स्टाफ की, डॉक्टर्स की ड्यूटी उसमें लगा दी गई है। तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और जो हेल्थ स्क्रीनिंग भी अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन में ही हंस फाउंडेशन की तरफ से भी हमको सहयोग मिलने जा रहा है, तो उनके भी कियोस्क लगने जा रहे हैं। तो उनके द्वारा भी जितने भी यात्री यात्रा रूट पर जाएंगे उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ की जाएगी। जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं हम सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी हंस फाउंडेशन की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, तो हम लोग सारे यात्री जितने भी यात्री ऊपर जाएंगे सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, सबका बीपी से लेके और शुगर मतलब जो भी आपसी जांचें होती है सब कराएंगे उनके। 5 हमारे पास बेड पड़े हुए हैं, अगर इमरजेंसी कुछ होती है तो हम वहाँ पर, और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो हम उसको रेफर भी करते हैं अपने एसपीएस में। हमारे पास 15 डॉक्टर हैं, 8 फार्मासिस्ट हैं और 4 वार्ड बॉय हैं और 3 एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया है। वहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनकर, आपको बता दें संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की 5 टीमों द्वारा अपने अपने जोन में कुल 46 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 97 चालान करते हुए लगभग धनराशि 2,19,000 अर्थदंड वसूला गया है। पुलिस टीम द्वारा 63 चालान करते हुए लगभग धनराशि 31,500 और परिवहन विभाग द्वारा 123 चालान करते हुए लगभग 1,80,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। साथ ही टीम द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। खबरों में वक्त है अभी एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 भाषाओं में स्वास्थ्य सलाहकार जारी की है। आपको बता दें ये स्वास्थ्य सलाह 9 भाषाओं में जारी की गई। विभाग ने हिंदी, इंग्लिश के अलावा 7 और भाषाएं जिसमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषा में भी एसओपी जारी की गई, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन मिल सके। साथ ही
उनको इससे गाइडलाइन पूरी तरह से समझ में भी आए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी यात्रियों से एसओपी का पालन करने की अपील भी की। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपी जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। बात अगली खबर की। दून पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें, नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दबिश दी उस समय तीनों आरोपी मोबाइल पर मैच देखते हुए सट्टा लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने दर्जनों एटीएम कार्ड, नकदी रजिस्टर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी आईपीएल के इस सीजन में अब तक 2 करोड़ की सट्टेबाजी कर चुके हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस को सरस्वती विहार डी ब्लॉक स्थित एक घर में सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इस पर सीओ डाउन वाला अभिनव चौधरी के नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी और एसओजी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था। और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे। खबर देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91, आपको बता दें 91 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग किया। जिन 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है उसमें उत्तरकाशी में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है, इससे करोड़ों लोग जुड़ेंगे। इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का यह एक मजबूत माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सोशल एवं कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी सीमांत जनपद होने के नाते सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुविधा होने के साथ ही एफएम ट्रांसमीटर की सुविधा होने से अब एक बड़े क्षेत्र को भी लाभ होगा। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ियों और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर माह में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पूर्व इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट हमारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है। इससे नवम्बर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ी और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न होने की बात कही है।
वहीं राज्य में भी इस मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इससे जानबूझकर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव को कराया जाए। देखिए, मैं अभी आज एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ, इसलिए चुनाव आगे जाने निश्चित है, 5-6 महीने आगे जाने। जो नवंबर में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से मजबूत है, ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जो देहरादून के मेयर को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, उनकी आय से अधिक 10 गुना ज्यादा संपत्ति उनकी बढ़ गई है। किस प्रकार से इसका संगठन मजबूत हो रहा है, ये प्रदेश की जनता जानती है। जिस पैसों से प्रदेश का और राजधानी का विकास होना चाहिए था, उस पैसे को यहाँ के मेयर अपने घरों में भर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीठ थपथपा रही है। उत्तराखंड सरकार ओबीसी सर्वे के बहाने निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार ये समझ रही है कि उसकी 6 साल की नाकामियों का असर इस समय निकाय चुनाव में उन्हें हार के रूप में देखना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार ने अपने ओबीसी सर्वे के एक सदस्य आयोग के सदस्य सचिव ओंकार सिंह के माध्यम से एक रिपोर्ट शासन में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने 9 नगर निगमों में ओबीसी सर्वे न होने तथा खटीमा और धारचूला में ओबीसी सर्वे में खामियां होने की बात बताई। ये सर्वे कर रही है भाजपा कि उनके किस किस क्षेत्र में ऐसे नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी समुदाय से वो जीत सकते हैं चुनाव। तो भाजपा सरकार इस बात पे सर्वे नहीं कर रही है कि कौन सी सीटें ओबीसी बाहुल्य हैं, किन सीटों से ओबीसी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बल्कि भाजपा का सर्वे जो था वो इस बात पे सेंट्रलाइज था कि किन सीटों पे उसके ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रतिनिधि, ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो भाजपा उन सीटों को ओबीसी सर्वे में दर्शा करके उन सीटों को रिजर्व कराना चाहती है। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर माह में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पूर्व इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्य समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से स्थानीय निकाय और नगर निकायों के चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं और संगठन के काम को कर रहे हैं। तो दिक्कत उनको है जो आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में वो नहीं जाना चाहते जो चुनाव से डरते हैं, जिनकी जमानतें जब्त होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाएगी, क्योंकि वो चुनाव में जाना नहीं चाहती है, उनका कहीं संगठन नहीं है, वो चुनाव जीतने की कहीं स्थिति में भी नहीं है। जहां तक ओबीसी का विषय है, ओबीसी के विषय में सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार के अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है। 2 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नगर निकाय 2018 की बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय में चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस की सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं 2013 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर और चेयरमैन की सीट नहीं मिली थी। एक तरफ जहां भाजपा इस साल भी पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त है, तो वे विपक्ष ने अभी से सत्ता पक्ष को हार तय कर दी है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने इस साल ऐसी कौन सी तैयारी की है जो वो अपनी जीत का दावा कर रही है। आखिर वो कौन सी वजह है जो भाजपा को निकाय चुनाव कराने से रोक रही है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।